हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि मैम साइंस में कुछ बता दो यार। जीके में तो आप बहुत कुछ बताते हो, राइट? तो बात ऐसी है कि साइंस के अंदर जिन्होंने भी सोच रखा है कि ये पोर्शन छोड़ना है या ये नहीं करना, उनसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि आप इनको स्किप करके अगर आप सोच रहे हो कि आप सिलेक्शन ले लोगे तो वो एक ही कीमत पे कि आपका जो पेपर वन है वो एकदम फर्स्ट क्लास है। अगर आपको लग रहा है कि उसमें 19-20 कमी रह गई है, उसमें भी आप कुछ छोड़ के जा रहे हो और इधर से भी कुछ छोड़ के जा रहे हो, यार क्या करोगे? हैं? फिर पेपर ही छोड़ दो ना। क्योंकि एक बात बताओ, जो भी सीरियस स्टूडेंट होगा ना वो यही ट्राई करेगा कि अगर मैं टॉपिक स्किप कर रहा हूँ तो कोई ना इसके सवाल तो देख लेता हूँ। और आप चाह कर भी सब कुछ छोड़ के जा रहे हो कि यार ठीक है सेलेक्टिव पढ़ूंगा। अरे इतना सेलेक्टिव भी मत पढ़ो कि एग्ज़ाम के अंदर आपको समझ नहीं आया कि कौन सा सेलेक्टिव है ये। ठीक है, तो देखो जीव विज्ञान में बात ऐसी है, कौन कौन से टॉपिक है जो इजी भी पढ़ेंगे और आप कर भी सकते हो इजीली। ठीक है, अब देखो ये सेवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यहाँ से सवाल आते हैं। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आपने चाहे बायो अभी पढ़ी हो चाहे बहुत टाइम पहले पढ़ी हो, आपको भी पता है जैसे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, है ना, उनमें उनसे सवाल बन जाते हैं। ब्रायोफाइटा से लाइकेंस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से, है ना। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर इनको रीड आउट भी करोगे तो आपको अपने पुराने बचपन के दिन याद आएंगे कि ट्वेल्थ में टीचर्स ने ये इंपॉर्टेंट बताया था। तो आप बस एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी खो मत जाना। अगर आप पहले टॉपिक का रिवाइज करने या फर्स्ट टाइम पढ़ने बैठे हो तो आप टाइम, मैं अपने आपको हर वीडियो में एक ही सजेशन दिया है। अब वक्त आ चुका है कि आप ये डिसाइड कर लो मेरे को ये टॉपिक 3 घंटे में पढ़ना है, चाहे आप कैसे भी पढ़ो, चाहे आपका ये अधूरा रह जाए। अगर अधूरा बाई चांस रह जाए तो अगले दिन पढ़ लेना, बट 3 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। डेली अपना टाइम टेबल बनाओ या अपना एक टाइम टेबल में सेट करो, जहाँ भी पढ़ते हो आप वहाँ पे दीवार पे चिपका सकते हो ताकि आपको ध्यान रहे। और पूरा ट्राई करना है उस चीज़ को फॉलो करने का। ऐसा नहीं होना चाहिए आज आपने ये टाइम टेबल बनाया उसको फाड़ के 2 दिन बाद में कुछ और बना रहे हो। क्योंकि देखो टाइम टेबल बनाने के पीछे ना मतलब ऐसा सीन है कि अगर टाइम टेबल आपका अच्छे से फॉलो हो रहा है ना, आपका कॉन्फिडेंस भाई इतना बूस्टअप होगा ना, सीरियसली आप यकीन नहीं कर सकते, आपका कॉन्फिडेंस ना बहुत बढ़ जाएगा। आप सोचोगे वाह मेरे को तो मतलब सभी आ रहा है, राइट। और अगर आपने टाइम टेबल गलती से ऐसा हुआ कि आपने मतलब फॉलो ही नहीं कर पाए, कसम से खोपड़ी घूम जाएगी यार, कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर 2 दिन बाद में उस पन्ने को भी फाड़ोगे गुस्से में और खुद पे और गुस्सा आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ पेपर से पहले। तो अगर आप में हिम्मत है कि आप टाइम टेबल को फॉलो कर पाओ तो ही बनाना, है ना, और उतना ही बनाना जितना टाइम आप पढ़ पाओ। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम टेबल आपने बना दिया 15 घंटे का, 10 घंटे का, और आपको पता है कि आपको मैक्सिमम टाइम 7-8 घंटे ही मिलते हैं। तो आपको जितना टाइम मिलता है आपको उसी हिसाब से चीज़ें मैनेज करनी है, ठीक है। और कोई लोग रात में पढ़ने के लिए ठीक है तो रात में पढ़ा करो, और किसी को लगता है कि मॉर्निंग में मैं उठ के पढ़ लूँगा तो मॉर्निंग में। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बोल दिया सुबह अच्छी पढ़ाई होती है और आपने अपना पूरा टाइम टेबल चेंज कर दिया कि अब तो मैं सुबह ही पढ़ूंगा मुझे ज़्यादा याद होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लास्ट में ये गलतियाँ तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना बेटा, आपके माइंड में वही चल रहा होता है यार कहाँ तो है, क्या पता ऐसा होता हो। तो अपने आप पे भरोसा रखो, अपने स्टडी मटेरियल पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, अपनी तैयारी पे भरोसा रखो। बस इस टाइम पे स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। आपको अपसेट नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना है होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। आपके आदमी क्या, आप अपना बेस्ट दो ना यार। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अभी टाइम फिक्स करके बैठा करो कि मुझे 3 घंटे का टाइमर ये, और 3 घंटे में मुझे ये पढ़ना है तो पढ़ना ही है, ठीक है। और ऐसे छोटे छोटे गोल सेट करो, आपका टाइम टेबल भी फॉलो हो जाएगा ऐसे करके। अब जैसे आवर्त बीजीय पादपों की बात करते हैं तो आपको पता है इसके अंदर काफ़ी डिटेल में सवाल आते हैं ना, मतलब काफ़ी डिटेल में थ्योरी दे रखी है रूट का, स्टेम का, लीफ का। बट फिर भी आपको पता है कि रूट से सवाल आते हैं, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि इसके अंदर बहुत टाइम लग रहा है, मैं तो मैथ का बच्चा हूँ नहीं कर पाऊँगा, तो बेटर है कि आप स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड सीड तो कर ही लो, है ना। तो ऐसा होता है कि सेलेक्टिव, इसे कहते हैं सेलेक्टिव के। पूरा एक टॉपिक में से आपने कुछ कुछ सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगा या यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं तो मैं यही पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है आपने पूरा ही छोड़ दिया यार। अब जैसे प्लांट एनाटॉमी है ना। अब जैसे कि ये देखो, मैंने आपको एक जीके की एक वीडियो में बताया था कि आजकल ऐसा होता है कि अगर आपके 10 पॉइंट दे रखे हैं तो 10 से ही वाली जो क्वेश्चंस है वो आने वाले हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो आप 2-2.5 घंटे में अगर पहली बार भी पढ़ रहे हो ना तो भी कर सकते हो। जैसे ये वाला टॉपिक,
टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ। इसके अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ है ना, यहाँ से सवाल बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, तो आप ये वाला टॉपिक पहले कर सकते हो। अब इस टॉपिक में मतलब कंपेयर करके बता रही हूँ, इस टॉपिक में जितना टाइम लगेगा ना उससे ज़्यादा टाइम ही लगने वाला है पहले टॉपिक में। अब किसी की बायो अच्छी होती है तो दोनों बराबर टाइम लग जाए, बट एक बात बता रही हूँ मटेरियल के हिसाब से या टॉपिक वाइज, क्योंकि ये छोटू सा टॉपिक है तो बेटर है कि आप इन छोटे छोटे टॉपिक्स को पहले टारगेट करो, क्योंकि आपको जब लगेगा ना कि यार 10 में से मैंने 5 टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर लिए, अरे आपको खुद को लगेगा कि आप कर सकते हो। ये पता है नहीं होगा मुझसे, ये कब फील आता है, तब जब आप 2 दिन मज़े मार रहे हो, 2 दिन आपने पढ़ाई नहीं की है या 2 दिन आपने जितना सोचा उतना आप पढ़ नहीं पाए हो, ठीक है। अगर आप लोग इन चीज़ों से बच जाओगे ना, आपके माइंड से नेगेटिविटी बाहर हो जाएगी और आप अपना 100% भी दे पाओगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर पाओगे। इसके बाद में प्लांट फिजियो, आपको पता है कि इसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं। ये एक लाइन के अंदर इन्होंने 4 बड़े बड़े चैप्टर दे दिए, आपको पता है ना। तो प्लांट फिजियो के अंदर परासरण से हमेशा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ही है। इसके अलावा जैसे कि आप फोटोसिंथेसिस पढ़ सकते हो, तो प्रकाश संश्लेषण में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। रेस्पायरेशन है ना, और प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट के अंदर तो जो खनिज वगैरह है उसके बारे में बताया गया है, तो आप थोड़ा बहुत वो देख सकते हो। तो कहने का मतलब अगर आप अभी 5 दिन 6 दिन लगा करके प्लांट फिजियो पढ़ो, क्योंकि प्लांट फिजियो वाकई में बहुत बड़ा है, आई थिंक 4 चैप्टर आते हैं इसके अंदर, तो इतना टाइम नहीं है ना। आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि कौन सा मैं पढूँ, कौन सा मैं छोड़ूँ। और आपको मैंने पहले भी बोला है, अगर आपको अभी भी मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, बट अगर आपको लगता है ना कि आप इन सबको पढ़ने के बाद में इनसे सवाल नहीं कर पाओगे अगर आए तो मत पढ़ो। आप वो इनकी जगह वो ऐसा कुछ पढ़ लो जो आपको लगेगा आपने वो अगर पढ़ा है और वहाँ से क्वेश्चन आए तो आप बना लोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान रखो यार थोड़ा बहुत। इसके अलावा जो पर्यावरण अध्ययन है, अब देखो इसके ये भी काफ़ी सारा है और इसके मटेरियल के लिए भी बच्चे पूछ रहे थे। तो देखो आपको कभी लगे ना कि मेरे पास इस टॉपिक का मटेरियल नहीं है, अरे यार एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया आपका सिलेबस, है ना। मुझे पता है एनसीईआरटी को पढ़ने में टाइम लगता है कि आपके पास बुक्स नहीं होगी। एनसीईआरटी ऐप आती है यार, डाउनलोड कर लो, ओनली जो टॉपिक देखना है सिर्फ वो रीड आउट कर लो और जो इंपॉर्टेंट लगे उसको कॉपी में नोट कर लो। अब देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, है ना। कल को आप बोलो पेपर देने नहीं जाना, धूप पड़ रही है इतनी सारी और इतनी दूर सेंटर आ गया, तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो गलत बात है ना। ये आपने पैसे लगाए हैं, आपको पेपर तो देना चाहिए। तो या फिर ये सोच के पेपर ना दो कि यार मुझसे कोई पूछेगा कि क्या रिजल्ट रहा, क्योंकि सबको पता है मैं लेबर असिस्टेंट की तैयारी कर रहा था, तो इससे बेटर है नहीं जाऊँ। अरे पूछने वालों का क्या है, आज पूछ रहे, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन वही लोग मिठाई खिला के जाएंगे। तो बेटर है ना कि इन सिचुएशन से डील करनी चाहिए। तो जैसे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता है इकोसिस्टम से सवाल आते ही आते हैं, है ना। इकोसिस्टम नहीं तो ये एनर्जी फ्लो से, जैसे लास्ट टाइम मुझे अभी भी याद है मैंने जब PYQs करवाए थे तब जो 10% वाला लो है ना कि एनर्जी किस तरह से फ्लो होती है, तो वहाँ से सवाल पूछा गया था, ठीक है। ऐसे ही जैव भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिक अनुकूलन, है ना, पर्यावरण प्रदूषण, समष्टि पारिस्थितिक जैव विविधता। तो जैसे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोडाइवर्सिटी हो गया, है ना। पॉल्यूशन आप एक बार भी पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वही है पर्यावरण के मुद्दे, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग पढ़ते हो ना कि ओजोन की क्षति हो रही है, एयर पॉल्यूशन किसकी वजह से है और कौन कौन सी गैसें मतलब अपना अपना इफेक्ट दे रही है बेकार वाला, कि जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप अगर टाइम सेट करके बैठोगे ना, मुझे ये टॉपिक हर हाल में 5 घंटे में रिवाइज करना है। अगर आपने कहीं से पढ़ा है, नोट्स बना रखे तो इससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। बट अगर किसी ने नहीं भी बना रखे तो भी पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, ठीक है। इसके बाद में अब जैसे ये जैव प्रौद्योगिकी, ये टॉपिक थोड़ा ऐसा पड़ता है कि आपको एक बार में शायद टफ सा लगे, बट आपको भी पता है कि यहाँ से सवाल तो आएंगे ही आएंगे, हैं। जैसे DNA टेक्नोलॉजी से तो हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, है ना, किसी भी फील्ड में। और जो लोग भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको तो आई थिंक बायो में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उनके तो आई थिंक बॉटनी से अलग सवाल आते हैं और जूलॉजी से अलग सवाल आते हैं। यहाँ तो चलो मिक्स आ रहे हैं, है ना। जितना वेटेज फिजिक्स केमिस्ट्री रख रहे हैं उतना ही बायो रख रहे हैं। आपको पता है बायो में उनसे डबल टॉपिक और डबल टाइम लगने वाला है, इतना बड़ा सिलेबस है, बट सवाल सब में से सेम आएंगे। किसी को अभी भी तो ये नहीं लग रहा ना कि कहीं ऐसा ना हो इसमें से 50 सवाल दे दे और बाकी में से कम आए 25-25 दे दे, ऐसा नहीं होता बेटा। सबका इक्वली वेटेज रहता है। और इस बार तो जनरल साइंस भी आ रही है, तो अगर जनरल साइंस के 10-20 सवाल भी आए तो सोच लो आप इनके अंदर इन सबको मिलाकर अगर 80 सवाल भी आते हैं तो कम हो गए ना पहले की तुलना में, है ना। तो वो वाली चीज़ है, थोड़ा स्मार्टली खेलो।
इसके अलावा जैसे पादपों का आर्थिक महत्व, अब ये टॉपिक कोई कैसे छोड़ सकता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, अब जैसे ये कोशिका वाला है, अरे बचपन से कोशिका के बारे में पढ़ा है ना, तो फिर ये चीज़ें तो छोड़ने वाली है ही नहीं। हाँ, ये थोड़े टफ पढ़ते हैं तो इनमें आपको सेलेक्टिव पढ़ सकते हो, राइट। तो पादपों का आर्थिक महत्व और कोशिका संरचना, ये एक दिन में भी आप 2 टॉपिक कर सकते हो। तो वो वाली चीज़ आपको डील करना है कि आपको पहले कौन सा टॉपिक करना चाहिए। मैं आपको ये बोलूँगी, पहले आपको जो ईजी लगता है ना, एक बार याद अगर आपने कर रखा है तो उसका रिवीजन कर लो, और अगर आपने नहीं कर रखा तो पहले उनको कर लो, क्योंकि उनको करने में आपको टाइम भी कम लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि वाह यार, मैंने तो 2 दिन के अंदर 5 टॉपिक निपटा दिए। तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्डअप हो। और देखो, कोई कितना भी मोटिवेट कर दे, आदमी को सेल्फ मोटिवेट होना ही पड़ता है, और सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है, क्योंकि आप अब बड़े हो चुके हो। आपको मम्मा ये नहीं बोलेंगी जा चुपचाप जाके बैठ के पढ़ ले, ठीक है। वो गए ज़माने जब आपको चॉकलेट की लालच देके आपको पढ़ाया जाता था, ठीक है, आपको डांट फटकार करके पढ़ाया जाता था। अब कोई भी नहीं बोलता। अब अगर आप बाहर भी रह के पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपको घर वाले छोड़ देते हैं कि अब तो इतना समझदार हो चुका है कि आवारागर्दी या बाहर घूमने की बजाय आराम से बैठ के पढ़ोगे, बाहर पार्टी शार्टी नहीं करोगे। तो वही चीज़ है कि आप घर वालों को भी लगता है कि आप अब इतने बड़े हो चुके हो कि आप अपना अच्छा भला बुरा सोच सको। तो आपको खुद की जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसा फ्यूचर बनाना चाहते हो। देख लो, यही टाइम है बनाने का भी और बिगाड़ने का भी, बाकी चॉइस अपनी अपनी होती है, ठीक है। अब देखो, जीव विज्ञान की बात ऐसी है कि इसके अंदर आनुवांशिकी, ये मेंडल के नियम हमेशा सवाल आते हैं। इस बार तो रीट में भी मेंडल के नियम से ही सवाल था, है ना, जिसके अंदर रेशो वगैरह बहुत पूछा जाता है। और जैसे मनुष्य में लिंग निर्धारण, यहाँ से भी सवाल आते ही आते हैं। तो ये कुछ कुछ टॉपिक है जिनको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते बेटा। इसके अंदर आई थिंक एंटीजन्स वगैरह, मतलब जो प्यूरिन क्षारक वगैरह के बारे में, जैसे डीएनए आरएनए में, है ना, एडेनिन गुआनिन वगैरह, उनके बारे में बता रखे हैं, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जंतु जगत का वर्गीकरण, तो देखो इनमें ये टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, इनमें टाइम लगेगा, है ना। अभी मानव में पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन। अब एक बात सोचो, यहाँ पे आप पाचन, श्वसन, उत्सर्जन 3 टॉपिक करोगे तब जाके आपका पॉइंट 3 कंप्लीट होगा। इतने में तो आप मानव में परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, मानव तंत्र और पेशीय तंत्र कर लो, है ना, और जनन तंत्र कर लो। अरे ये इतने में हो जाएंगे, वाकई में हो जाएंगे। ये बराबर से ही मटेरियल है इन सब में। तो आप इन 3 टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में एक टॉपिक कंप्लीट करोगे, क्योंकि आप लोग ये एक तो बिल्कुल भी मत सोचना कि इनमें से इतना सवाल आया तो इसमें से तो बहुत ज़्यादा आएंगे। नहीं, अगर इस टॉपिक में से 3 सवाल बनाना, तो 3 सवाल ही इधर से आएगा, और एक एक सवाल मिलेंगे पाचन को, श्वसन को, उत्सर्जन को। तो बेटर है इस टॉपिक को करने से पहले आपको 4th करो, 5th करो, 6th करो और 7th करो, ठीक है। क्योंकि 7th में क्या है, जनन तंत्र और मानव रोग है, और पेशियों, इसमें पेशीय तंत्र है, इसमें मानव तंत्रिका तंत्र है। तो बेटर है ना आप थोड़ा स्मार्टली प्ले करो यार। कुछ कुछ बच्चे हैं जिनको ये बातें बचकाने लग रही होंगी, क्योंकि वो वाकई में जानते हैं ये सब कि ये ही सब बहुत ज़रूरी है, बट कुछ कुछ लोग वाकई में सब कुछ जानने के बाद भी गलतियाँ कर रहे हैं। तो ये उन्हीं के लिए वीडियो है कि मत भटको, लास्ट टाइम है, अपना बेस्ट दो। अब रही बात बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, तो जिस तरह से प्लांट का क्या महत्व है, वैसे ही जंतुओं का आर्थिक महत्व, तो ये टॉपिक तो छोड़ने वाले वैसे भी नहीं होते। अब हम फिजिक्स की बात करते हैं अलग वीडियो में, ओके।